हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए लगातार हम लोग जो जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्न कर रहे हैं, आज उसका हम लोग चौथा वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियोज़ में फिर से हम लोग 25 प्रश्न करेंगे और आप लोगों को ये टारगेट लेकर चलना है कि इसमें से आपका 20+ स्कोर ज़रूर हो। ये बेहतरीन प्रश्न है, आपको इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के करंट अफेयर्स हर प्रकार के बिल्कुल जैसा आपके एग्जाम में लेखपाल चाहे पुलिस में बिल्कुल वैसा ही पेपर लेकर आता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अपनी तैयारी आप इसमें ज़रूर परखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हिस्ट्री का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या है? कह रहा पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य है? देखिए, जो पश्चिम भारत लिखा है इसके मतलब ये समझिए, आप ये भारत मान लीजिए। ठीक है, पहले क्या था, आपको चालुक्य वंश जो है वो 3 प्रकार के चालुक्य देखे, एक बादामी के, वातापी के चालुक्य, फिर आपको बाद में सोलंकी के जो चालुक्य देखने को मिलेंगे वो गुजरात वाले इलाके में सोलंकी के चालुक्य देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले जो चालुक्य थे यहाँ पर वे कर्नाटक वाले क्षेत्र में बसते थे, जिन्हें बादामी या वातापी का चालुक्य कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, उनमें अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन सेकेंड। क्या नाम था उसका? कीर्तिवर्मन 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 सेकेंड उस शासक का नाम था। कीर्तिवर्मन सेकेंड को की हत्या किसने कर दी थी? दंती दुर्ग ने। किसने सर? दंती दुर्ग ने कर दी थी। अगर आपने कल का वीडियो में देखा होगा तो मैंने आपको बताया है कि दंती दुर्ग ने किसकी सर? दंती दुर्ग ने स्थापना कर थी राष्ट्रकूट वंश की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आपको याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश की मैंने राजधानी भी बताई थी, मान्यखेत इनकी राजधानी थी, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है। ठीक है, मान्यखेत। इनकी भाषा अगर पूछा तो आपको याद है कन्नड़ इनकी भाषा थी। ठीक है, ये भी बात याद रखना, मान्यखेत राजधानी कन्नड़ भाषा थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो कई बार एग्जाम में आया है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक क्रांतिकारी जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आया। लाला लाजपत राय होगा, आयकर होगा, बाल गंगाधर तिलक या अरविंद घोष? अरविंद घोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, कह रहा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आप इस प्रकार से अगर प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं तो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी की सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका? डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो एसेंचुरी बनाती हैं। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। तो डेल्टा कौन कौन सी बनाएंगी? इसमें नर्मदा दिया गया है, ये आपके अरब सागर में गिरती है। ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है, नर्मदा ताप्ती अरब सागर में। तो कावेरी, गंगा और महानदी। ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र का है, और उसके बाद कावेरी और गोदावरी का है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न, सॉरी, कृष्णा और गोदावरी का। ठीक है, कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। अगला प्रश्न बहुत बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा गया है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल था? दोस्तों आपको पता होगा 1915 में हमारे भारत में कौन आते हैं? गांधी जी आते हैं। ठीक है, और 1917 में इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण आंदोलन करते हैं। चंपारण संघर्ष के लिए बिहार भी जाते हैं, और इनके साथ उस पर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद थे। तो तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार आपके सीधे ही पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां के किस कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? बेहतरीन प्रश्न है ये, आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाए कि पश्चिमी घाट में पश्चिम की ओर, मतलब ये है अगर पश्चिम की ओर आप देखेंगे तो ये जो आपकी इधर की नदियां बहती हैं जिन्हें हम पूर्व की ओर कहते हैं, और इस तरफ जो बहती हैं वो पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पश्चिमी घाट की जो जितनी भी नदियां होती हैं, इस प्रकार आपका पश्चिमी घाट है जो आपका ये पश्चिम की ओर बहती हैं, वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो डेल्टा का कह रहा निर्माण नहीं करती, तो क्या आगे? अधिक ढलान के कारण। ऐसा कोई बात नहीं, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है फिलहाल। ये एसेंचुरी, ये आप ये कह सकते हैं कि ये किसमें, ये आपको नर्मदा ताप्ती पड़ा होगा आपने, किसमें? ये भ्रंश घाटी में बहती है, रिफ्ट घाटी में बहती है, इसलिए। तो आप अधिक ढलान के कारण भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ढलान किस प्रकार है? इस तरफ है, लेकिन ये भ्रंश घाटी में बहती हैं। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसमें नहीं दिए गए। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती, भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। अगर भ्रंश घाटी दिया ऑप्शन तो आप वो टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है। पॉलिटी का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है, और भाग 20 में इसका चर्चा हमने देखने को मिलती है। किसमें? भाग 20 में। ठीक है, भाग 3 में आपको बहुत दोस्तों पता होगा, भाग 3 में मूल अधिकार हैं। कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेता कि भाग 3 में कहाँ से कहाँ के आर्टिकल हैं, तो आपको याद है मूल अधिकार जब है, तो मूल अधिकार का आर्टिकल आपको दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पर 12 से
35 तक की हमें चर्चा मिलती है देखने को, ठीक है, बाकी 12 से 35 तक, ठीक है। अगर चौथे भाग में देखेंगे तो इसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और इनकी चर्चा हमें आर्टिकल 36 से 51 तक देखने को मिलती है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं चलता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साइंस के 3 से 4 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे आप लेखपाल दें चाहे पुलिस दें, ठीक है। कह रहा उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर ही बनता है? नहीं, मैं आपको बता देता हूं, अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। किधर बनता है सर? दर्पण के पीछे बनता है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? इस प्रकार से उत्तल दर्पण होता है, यानी कि इसकी जो बीच की मोटाई होती है वो ज्यादा और किनारों पर इसकी मोटाई कम होती है उत्तल दर्पण की, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और प्रतिबिंब कैसा? छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए जाना जाता है उत्तल दर्पण, आपको याद रखना है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है, आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा तो आपको गलत नहीं करना। एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। अगला प्रश्न क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। कह रहा है चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, ठीक है। चोल राजा कौन है? जिन्हें फिलहाल गंगईकोंड लिखा है, इनकी जो मुख्य उपाधि है, इन्हें गंगई क्या कहा जाता है सर? मैं आपको बताता हूं, गंगईकोंड क्या कहा जाता है सर? गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इनकी उपाधि, क्यों उपाधि मैं आपको बताता हूं। कौन थे ये? राजेंद्र थे, राजेंद्र चोल थे। राजेंद्र चोल ने क्या किया? गंगा नदी को पार कर कर पश्चिम बंगाल के, पहले बंगाल पर एक शासन पाल वंश के शासक थे, पाल वंश के महिपाल को पराजित किया था और उसी के बाद राजेंद्र ने गंगई को मतलब गंगा को पार करके गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। ये बात आपको याद रखनी है राजेंद्र, और ये वही राजेंद्र हैं जिन्होंने श्रीलंका और इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों पर भी कब्जा किया था। ये चोल वंश के बहुत महत्वपूर्ण शासक आपको देखने को मिलते हैं। चोल वंश, चोल चेल पांडे, आपको इस दक्षिण भारत में चोल चेल पांडे देखने को मिलते हैं। एक इनका अलग इतिहास है जिनके बारे में आप जरूर पढ़ें, यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग कौन सा है? क्या बोलेंगे? रेल मार्ग। आपसे प्लेटफॉर्म नहीं पूछा गया सर, रेल मार्ग पूछा गया, तो क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी जम्मू तावी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपके एग्जाम में बनेगा, ठीक है। और अगर आपके यहीं पर विश्व में पूछा तो विश्व में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको याद रखना है, जो आपको रूस में देखने को मिलता है। कौन सा सर? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको रूस में देखने को मिलेगा, तो वो आपको गलत नहीं करना है, आपके एग्जाम में वहां से भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो आपको दोस्तों पता है सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ? भारत का है। इसका जो मुख्य कारण है, देखिए इसमें आप अगर संघ के आर्टिकल देखें तो संघ का अलग संविधान दिया गया, शक्तियों का विभाजन और राज्य दोनों की सरकारों का जो है संविधान अलग अलग कहीं ना कहीं हमें, जैसे हम पहले राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं फिर प्रधानमंत्री के बारे में, उसी प्रकार अगर राज्यों में जब हम आते हैं तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और राज्यों का अलग अपनी शक्तियाँ दी गई हैं, केंद्र को अलग, और उनके बारे में संविधान में विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसीलिए क्या है सर, दोनों के अधिकारों को देखते हुए बृहद संविधान हमारा हो गया, ठीक है। ये बारे में आपके एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न आया है, तो आप लोग इसको गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, फिटकरी, बेकिंग सोडा या विरंजक चूर्ण का? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? दोस्तों बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, विरंजक चूर्ण इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चौथा राइट आंसर है, विरंजक चूर्ण जो होता है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजक चूर्ण उपयोग किया जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बार एग्जाम में ये भी प्रश्न आया है कि संविधान की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत अच्छे से आपको याद है, कैबिनेट मिशन योजना। क्या सर? कैबिनेट मिशन योजना आती है कब? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है, इसके द्वारा संविधान सभा के चुनाव की बात की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है सर? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जानते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना। फिर क्या होता है, 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक होती है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, जो स्थायी अध्यक्ष थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको पता होगा, कई बार आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनाए, लेकिन बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि बहते हुए खून को रोकने के लिए प्रभावी पदार्थ कौन सा होता है? तो फिटकरी। जो आप बाल कटवाने वगैरह जाते होंगे तो वहाँ पर फिटकरी आपने देखा होगा, इसीलिए तो बहते खून को रोकने के लिए हम लोग फिटकरी का प्रयोग करते हैं। तो चौथा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आपको याद रखना है, ठीक है। यूपी लेखपाल
यूपी पुलिस के लिए ऐसे प्रश्न आपको साइंस में देखने को मिलेंगे 3 से 4 प्रश्न, जिनको आपको गलत नहीं करना है। ये वो प्रश्न होते हैं जो आपको मेरिट में औरों से अलग लग जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको देखते हैं। क्या शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? स्टैटिक का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? गुरु रामदास, महाराजा प्रताप सिंह या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको याद है, अमर सोना बांग्ला भी इन्होंने लिखा था, ठीक है। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऐसे लगातार वीडियोस के लिए ऐसे नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, क्योंकि आपको लगातार मैं वीडियो डेली लेकर आता हूं, शाम को डेली वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड होती है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, आपने जरूर अलबरूनी के बारे में पढ़ा होगा, रहा है 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत में आने वाला यात्री अलबरूनी किस देश का था? ये प्रश्न बहुत बार आया है। अलबरूनी के बारे में आपको याद रखना है, किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ आए थे, याद रखें किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? गजनवी के साथ भारत आया था, याद रखें महमूद गजनवी के साथ। अलबरूनी की किताबुल हिंद आपको नहीं भूलनी, क्या सर? किताब उल हिंद नहीं भूलनी है, जो आपके एग्जाम में कई बार आई, किताबुल हिंद याद नहीं, ठीक है। किताबुल हिंद इसके बारे में एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा था। और कहाँ के? ये उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे। किसके? उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे अलबरूनी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे, किताबुल हिंद इन्होंने लिखी है, और उज्बेकिस्तान से संबंधित थे अलबरूनी। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। पुर्तगाली के जो यात्री थे, आपको डोमिंगो पास वगैरह आपने सुना होगा, ये पुर्तगाली यात्री थे, कहाँ? विजयनगर साम्राज्य में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कई बार आपके एग्जाम में आया है, 1333 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया है कि प्रसिद्ध अमीर खुसरो, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, जो खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है, और अपने यूपी के एटा से, ये पटियाली एटा से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसको एक छोड़कर बाकी सब के समकालीन रहे हैं? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सब के समकालीन रहे हैं अमीर खुसरो, ये बात याद रखनी। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ये बार आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए। तो क्या बोलेंगे? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु का नाम था, ठीक है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा घरों में लगे पंखे आदि लगे होते हैं, ये प्रश्न कई बार आया है। श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समानांतर क्रम में, या किसी भी क्रम में? किसी भी क्रम में। तो राइट आंसर क्या होगा? ये समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम में, ठीक है। जो आपके घरों के लगे पंखे और बल्ब होते हैं, वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तीसरा यानी कि सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। करंट का एक बेहतरीन क्वेश्चन भी हाल ही का है, कह रहा है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? करंट का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनेगा, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हरियाणा। हरियाणा ने जीता है, याद रखेंगे पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने? हरियाणा ने जीता है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। करंट का भी हाल ही का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विश्व यकृत दिवस 2022 कब मनाया गया? तो क्या बोलेंगे? विश्व यकृत दिवस, देखिए बीमारियों को नाम वगैरह जो होते हैं उनसे अगर रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन बनता है दिनों में, तो आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 19 अप्रैल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। 19 अप्रैल को यकृत दिवस 2022 मनाया गया। 2022 में विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर करंट का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। ये करंट का क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में करंट में जरूर बनते हैं। क्या स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों के संरक्षण एवं बढ़ावा देने के लिए हुनर हाट 2022 के 40वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद के, तेलंगाना, पटना बिहार, महाराष्ट्र मुंबई, या लखनऊ उत्तर प्रदेश? क्या बोलेंगे? मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है ये। कहाँ पर? हुनर हाट 2022, ठीक है। और मुंबई और हैदराबाद को अभी हाल में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी घोषित किया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और अभी यहाँ पर हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव भी मनाया गया है, जो आपके एग्जाम में करंट के ऐसे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपकी दिखाता हूँ। अगला प्रश्न, क्या किस राज्य में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? अभी हाल ही का क्वेश्चन ये भी है। क्या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो क्या बोलेंगे? उत्तराखंड। उत्तराखंड अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है उत्तराखंड में कितनी सीटों पर चुनाव हुए, मतलब विधानसभा की कितनी सीटें हैं। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं बने हैं वो पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जो कि हालांकि हार गए हैं, लेकिन आपने संविधान में पढ़ा होगा कि कोई भी 6 महीने तक चाहे मंत्री पद पर बना रहता है, चाहे वो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, लेकिन 6 महीने के बाद फिर उसको
सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपने संविधान में पढ़ा होगा पॉलिटी के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको मैं इतना बता देता हूँ। अभी हाल ही में भ्रष्टाचार जो विरोधी मोबाइल ऐप है वो उत्तराखंड ने लॉन्च किया और उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। और पंजाब में भी चुनाव हुए और पंजाब में ये भगवंत मान जी जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। ठीक है, ये बात आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, किसी ना किसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो आपके करंट का है और बहुत बार एग्जाम में आया है कि ऐसे प्रश्न बनते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को नियुक्त किया गया जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो आपको इनके बारे में याद रखना, ये प्रश्न आपको गलत नहीं करना। यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यूपीएससी के आर्टिकल की बात करूँ तो 315 में इसकी चर्चा की गई हमारे संविधान में, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न आया है कि रहा है असम का प्रसिद्ध एक सिंह गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा। देखिए असम में बहुत से, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आपको वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलेंगे। तो काजीरंगा जो है ये असम का है, काजीरंगा में आपको देखने को मिलता है। मानस भी असम का है, ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो काजीरंगा जो है वो एक सिंह गेंडे वाले के लिए, एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा। ठीक है, असम का है। चलो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तेरा सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है। ठीक है, तो सत्याग्रह प्रकाश के लेखक अगर पूछा तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, जिन्होंने क्या चला आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। डॉक्टर राजाराम मोहन राय मिरातुल अखबार के लिए जाने जाते हैं और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। मिरातुल अखबार, एकेश्वरवादियों का अंत, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। मदन मोहन मालवीय 1916 में इन्होंने क्या किया था, मदन मोहन मालवीय 1916 में अपने यूपी से संबंधित बनारस हिंदू कॉलेज की नींव डाली थी। मतलब 1916 में इनके प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। पहले 1900 इसकी जो स्थापना हुई थी वो 98 में हुई थी, 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा, लेकिन फिर 1916 में इसका नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार आया है। कह रहा बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो क्या बोलेंगे? असम का है। घूमर राजस्थान का, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है घूमर। ठीक है, चलिए यूपी का कथक जो आपका शास्त्रीय नृत्य है। बाकी आपको लठमार होली जो बरसाना नंदगांव की, आपको याद रखना, उसके बारे में भी लठमार होली से कई बार प्रश्न बना है। ठीक है, चलिए तो आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना स्कोर किया, 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं, आप लोग हमें ज़रूर लास्ट में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए लगातार हमसे ज़रूर जुड़ें। यूपी लोकपाल, यूपी पुलिस के लिए ऐसे बेहतरीन क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।